All right. Welcome all the commerce titans. What we are discussing today is class 11th financial accountancy, right? अब आपने 10th क्लियर करके you have chosen commerce as the stream. आप जानना चाहते हो what happens more in commerce. Commerce मतलब everything that is related to business, everything that is related to finance, economics, money related सारे matters आज से आप समझेंगे, right? And accounts remains a key subject there. आप आज से लेके आगे तक के इन योर एंटायर करियर व्हेन यू आर इन दिस फील्ड आप अकाउंट्स का कहीं ना कहीं आप उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखते रहेंगे. दिस इज़ अ वेरी वेरी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट. देयर इज सम थ्योरी एज वेल, पर जो थ्योरी है दैट इज लिमिटेड टू अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक्स. ठीक है, हमने जब एक कॉन्सेप्ट समझ लिया उसके बाद हमारा पूरा का पूरा इट इज़ अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द सब्जेक्ट. बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत ही प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एक्सपोजर आपको मिलेगा. आप आज से लेके 11th क्लास आपने जो ये स्टार्ट किया है, आगे आप अपना जो भी करियर बनाते हैं, मे बी इन द फील्ड ऑफ मे बी यू वांट टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, यू बिकम अ कंपनी सेक्रेटरी, यू बिकम अ कॉस्ट अकाउंटेंट, मैनेजमेंट अकाउंटेंसी करते हैं, आप फाइनेंशियल एनालिस्ट बनते हैं, ऑडिटिंग करते हैं, आप किसी भी फील्ड में आगे जाते हैं, अकाउंट्स रिमेन द की. सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वी गेट आवर बेसिक्स राइट. हम अपने अंडरस्टैंड कर लें, हम अपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से थरोली अंडरस्टैंड कर लें, क्योंकि आज से पहले हमने अकाउंट्स के बारे में समझा भी नहीं है, हमें पता भी नहीं है वो क्या है. वी विल हैव अ फ्रेश स्टार्ट. ओके, तो चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग. अकाउंट्स के बारे में अब हम समझने वाले हैं, बिकॉज हमने आज से पहले अकाउंट्स के बारे में हमको कुछ भी नहीं पता है. वी वॉन्ट टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट इटसेल्फ. दिस इज अ फ्रेश स्टार्ट. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट. कॉन्सेंट्रेट ऑन द सब्जेक्ट, कॉन्सेंट्रेट ऑन द कॉन्सेप्ट्स. हम कॉन्सेप्ट्स बहुत इजीली समझ पाएंगे. वी विल हैव अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन. आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू थ्रू एग्जाम्पल्स which will make the entire subject very interesting. इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, इसमें हम पूरे अपना जो अप्रोच फॉलो करेंगे, वी विल बी रेफरिंग टू एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एंड ऑल्सो टीएस गरेवाल. ठीक है, दोनों का मिला जुला हम आगे समझेंगे. सो कीप बोथ द बुक्स हैंडी at all times. You want to grab a paper, want to grab a pen, make sure you have it, and then make important notes for yourself. Jumping straight to the topic, what is the meaning and definition of accounting? अब आप अकाउंटिंग की डेफिनेशन, उसका मतलब समझो. इट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ accounting is a systematic process of recording, analyzing, classifying, interpreting and summarizing financial transactions and communicating results thereof. ठीक है, now this is too much of English, too much of theory to be understood. This is more of कि आपको लिखना कैसे है एग्जाम में. अब बात करते हैं, इसको हम समझते हैं, एक एक पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. एग्जाम्पल लेते हैं अपने घर का. लेट्स नॉट गो टू फार. अभी हम, बिकॉज वी हैव जस्ट स्टेप्ड इनटू कॉमर्स, वी हैव जस्ट स्टेप्ड इनटू द फर्स्ट चैप्टर ऑफ अकाउंट्स. एग्जाम्पल हम अपने आस पड़ोस से लेते हैं. हम देखते हैं कि हमारी मम्मियाँ क्या करती हैं. आपने देखा होगा, हम सब नॉर्मल घरों पे पापा क्या करते हैं, महीने की शुरुआत में मम्मी को सपोज से लेके 1,000 रुपये दे देते हैं. ठीक है, पापा ने मम्मी को 1,000 रुपये दिए. ये हमारी मम्मी है. ओके, ऐसे बाल बना देते हैं. दिस इज मम्मी. ठीक है, मम्मी को पापा ने कितने पैसे दिए? 1,000 रुपये. पापा ने कहा ठीक है, जो घर का खर्च है उसके लिए मैं तुमको 1,000 रुपये दे देता हूँ. मम्मी क्या करती हैं, जाके ले जाके ये 1,000 रुपये अपने किचन में या कहीं पर भी अपने सेफ जगह पे रख लेती हैं. मोस्टली वो किचन ही होता है. और अपने नोटबुक में छोटी सी डायरी होती है, उसमें वो नोट कर लेती हैं कि उनको मिले 1,000 रुपये. अब इस पैसे में से वो थोड़ा थोड़ा घर का खर्च करने लगती हैं. मान लो नीचे सब्जी आई, सब्जी वाले भैया आए, वो ठेला लेकर आए. मम्मी ने वहां से जाके सब्जी खरीद ली 100 रुपए की. ठीक है, मम्मी ने 100 रुपए की सब्जी खरीद ली.
सब्जी वाले भैया तो बोल रहे थे कि 120 देना, पर मम्मी ने उसको 100 ही रुपए दिए। दिस इज टुवर्ड्स सब्जी। सॉरी, मेरा पेन टैबलेट काम नहीं कर रहा है, आई एम नॉट एबल टू राइट एवरीथिंग प्रॉपरली, बट अज्यूम कर लो ये सब्जी है। ठीक है, मम्मी के पैसे कितने बचे? 900 रुपया। अब मम्मी के पास पैसे बचे 900 रुपये। इस 900 रुपये में से मम्मी ने क्या हुआ, चाचा जी आ गए, एकदम से बिना बताए आ गए चाचा जी, आके बैठे थे ड्राइंग रूम में। मम्मी ने सोचा चाचा जी और पूरा परिवार आया है इतने दिन बाद, चलो उनको समोसे खिलाए जाए। ठीक है, मम्मी ने चिंटू को बुलाया, सुन चिंटू, जाके नीचे से समोसे ले आ। अब हम जहाँ पर भी रहते हैं वहाँ पे हमारी जान पहचान रहती है, इतना पैसा कोई मांगता नहीं है। चिंटू ने भी सोचा कि ठीक है, यहाँ पे सबके सामने मैं कैसे मम्मी से पैसे मांगू। नीचे जाके उसने बोला, भैया मेरे को ना 10 समोसे दे देना। एक समोसा 10 रुपए का था। समोसे वाले भैया ने 10 समोसे एक पैकेट में पैक करके चिंटू को दे दिए। जब मम्मी समोसा बना रही थी, समोसा जब परस रही थी और चाय बनाने गई, तो देखा तो घर में चाय पत्ती थोड़ी कम थी। मम्मी ने चिंटू को बोला, चिंटू सुन, बगल से सुनीता आंटी से थोड़ी सी आधी कटोरी चाय पत्ती ले आ। चिंटू गया भागता हुआ, बगल से आंटी से चाय पत्ती लेकर आ गया। चाय बन गई, चाय पिल गई, सब लोग आए, सबने खाया पिया, चिंटू ने भी खाया पिया। हाँ, वो सब खाते पीते मेहमानों के जाने के बाद चिंटू ने भी खाया पिया। और उसके बाद अब जब सब चले गए, मम्मी ने पूछा, इधर आ चिंटू, तू कितने के समोसे लेके आया? उसने बोला कि मम्मी मैं नीचे गया था, मैंने ना 10 समोसे लिए, भैया ने कहा कि 100 रुपए के समोसे हुए हैं, कोई बात नहीं, मैं मम्मी से पैसे ले लूंगा। मम्मी ने कहा चलो ठीक है। मम्मी ने कहा चलो मैं अपनी डायरी में नोट कर लेती हूँ कि मेरे को 100 रुपए देने हैं, किसको? समोसे वाले भैया को। ठीक है, ये लिखा समोसे। आई एम सॉरी, दिस इज डिफिकल्ट टू राइट विदाउट अ पेन, बट आई एम ट्राइंग। ठीक है, तो ये है समोसे वाले भैया को, समोसे वाले भैया को। इट्स इम्पॉर्टेंट हियर, दिस इज नॉट फॉर समोसा बट फॉर समोसे वाले भैया। अभी मम्मी ने पैसे दिए नहीं है, मम्मी ने बस इसको नोट कर लिया समोसे वाले भैया के लिए कि उनको 100 रुपए देने हैं, पर ये उन्होंने अपने पैसे हाथ से दिए नहीं। जब वो नीचे गई, समोसे वाले भैया उनको देखते रहे। मम्मी ने कहा हाँ चलो ठीक है, मुझे याद है तुमको मेरे को 100 रुपए देना है, ये लो आप 100 रुपए पकड़ो। ठीक है, मम्मी ने समोसे वाले भैया को 100 रुपए दे दिए। अब मम्मी ने उसमें से वापस आके नोट में से कट कर दिया, समोसा वाले भैया का पैसा गया। मम्मी ने कहा समोसे के लिए मैंने 100 रुपये दिए, मेरे पास पैसे बचे 800 रुपये। अब एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली ये है कि मम्मी ने 1000 रुपए की एंट्री करी, मम्मी ने 100 रुपए सब्जी पे खर्च की, उसकी एंट्री करी, मम्मी को 100 रुपए समोसे वाले भैया को देने थे, उसकी एंट्री करी, और उन्होंने ये भी लिखा कि अच्छा हमने पैसे दे दिए। पर क्या मम्मी ने ये लिखा कि मम्मी को सुनीता आंटी को पैसे देने हैं? सुनीता आंटी जिनके यहाँ से आधी कटोरी चाय पत्ती आई थी, क्या उन्होंने उससे रिलेटेड कुछ भी यहाँ पे नोट किया? नहीं किया। क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया क्योंकि सुनीता आंटी को बगल में जाके मम्मी पैसे नहीं देने वाली। जो आधी कटोरी चाय पत्ती आई है उसके पैसे नहीं देने हैं हमको। ये हमारा सब म्यूचुअल रिलेशनशिप चलता है, हम उसका पैसा नहीं देते हैं। तो व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू ऑल एंड फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड हियर इज, बुक्स में एंट्री सिर्फ उसी की जाएगी जब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगा। पैसा आएगा, पैसा जाएगा, या पैसे आने वाला है या जाने वाला है। समोसे वाले भैया को हम आगे 100 रुपए देने वाले हैं, हम उसकी एंट्री करेंगे। सुनीता आंटी से चाय पत्ती लेकर आए, सुनीता आंटी को हम बाद में हम जाके उनके घर में काम कर लें या कभी उनको पलट के चाय पत्ती दे दे, क्या हम उसकी एंट्री करने वाले हैं? नहीं, बिकॉज दैट इज नॉट अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। पैसे से लेना देना होगा तब एंट्री जाएगी,
पैसे का लेना देना नहीं है, देयर विल नॉट बी एन एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड दिस remains the base for booking any entry for your accountancy. Okay, अब मम्मी ने इतना खर्चा कर लिया, मम्मी ने महीने भर में से 700 रुपया और खर्चा कर लिया, ठीक है। मम्मी के पास पैसे बचे 100 रुपया। अब महीने के एंड में पापा ने आके पूछा कि बताओ कितने पैसे बचे हैं तुम्हारे पास, कुछ हिसाब है? मम्मी कहाँ है। मम्मी अपनी छोटी वाली डायरी ले आई। मम्मी ने कहा देखो तुमने मेरे को 1000 रुपये दिए थे, मैंने यहाँ 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 या इतना इतना पैसा खर्चा किया, मेरे पास 100 रुपया बचे हैं। वैसे ये 100 रुपये कभी पापा को मिलते नहीं है, ये मम्मी अपने किटी में डाल देती है, ठीक है। पर पापा को हिसाब देने के लिए मम्मी ने कहा हाँ मैंने सारा, मेरे पास रिकॉर्डेड है, मैंने ये लिखा है, मेरे पास अब 100 रुपये बचते हैं। अब इस एग्जाम्पल से हम समझते हैं ये डेफिनेशन दोबारा। नाउ what we say, what is the meaning and definition of accounting? It is a systematic process. क्या मम्मी का प्रोसेस सिस्टमैटिक था? बिल्कुल था। क्या मम्मी ने एक एक पैसे का हिसाब रखा? बिल्कुल रखा। क्या मम्मी ने सिर्फ पैसे का हिसाब रखा? यस, बिल्कुल पैसे का हिसाब रखा। मम्मी ने क्या किया? मम्मी ने हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया। मम्मी ने जब भी पैसा आया, पैसा गया, कितना मम्मी के पास बैलेंस पैसा है, मम्मी ने एक एक चीज रिकॉर्ड करी। इसीलिए अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, ठीक है। एनालाइजिंग, क्लासिफाइंग, अब इसको हम समझते हैं। मम्मी ने हर बार एनालाइज किया कि मम्मी के पास कितना पैसा बाकी है, ठीक है। मम्मी को समोसे वाले भैया को कितना पैसा देना है, मम्मी वो उसको एनालाइज करती रही। मम्मी को जहाँ जहाँ पैसा देना है, देनदारी जो भी है, उसको मम्मी एक जगह लिखती रही, जिससे क्या है जब भी वो भैया पैसे मांगने आए मम्मी ने उसमें से दिए। दूध वाले भैया का हर दिन का हिसाब मम्मी ने लिखा कि आज 2 लीटर दूध आया, आज 3 लीटर दूध आया। किस दिन दूध नहीं आया मम्मी ने उसका रिकॉर्ड बनाया, ठीक है। उसके बाद महीने के एंड में मम्मी ने क्या लिखा कि ठीक है इतने के बाद मेरे पास कितना पैसा बचता है, मेरे पास 100 रुपया बचता है। मैंने एनालाइज किया, मैंने हर डेटा को क्लासिफाई किया। मम्मी ने कहा अच्छा सब्जी पे टोटल मेरा कितना खर्चा हुआ है, एक दिन 100 रुपया, एक दिन 20 रुपया, एक दिन 50 रुपया, सब्जी पे मेरे खर्च हुए हैं 170 रुपया, ठीक है। और मम्मी ने उसको इंटरप्रेट कैसे किया कि सब्जी, समोसा, घर के सारे खर्च के बाद मेरे पास शुरुआत में महीने में मेरे पास 1000 रुपये थे, सारा इन अकाउंट पे खर्चा हुआ। अब मेरे पास कितने बचे पैसे? 100 रुपया बचे। उस समरी को मम्मी ने दिया पापा को, ठीक है। मम्मी ने कम्युनिकेट किया रिजल्ट्स, क्या रिजल्ट हैं, ठीक है। अब मम्मी चाहे तो ये भी बता सकती हैं कि अरे वैसे तो सब्जी वाला मेरे से 150 रुपये मांग रहा था, मैंने उसको 100 रुपये दिए, 50 रुपये क्या हुआ मेरा? प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब हमने सामान खरीदा 150 रुपये का, बदले में दिए सिर्फ 100 रुपये, वो बदले क्या है हमारा? प्रॉफिट, ठीक है। तो अकाउंट्स इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ रिकॉर्ड करना, ट्रांजैक्शन नोट करेंगे, हम उसको एनालाइज करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, हम उसको अलग अलग हेड्स में बांटेंगे। देन वी एनालाइज, वी पुट आवर हेड्स टुगेदर, वी सी कि हमारे पास कितना बचा, क्या हमारा, व्हाट इज आवर फाइनल पोजीशन, ठीक है। उसको हम इंटरप्रेट करेंगे, समराइज करेंगे, हमने पूरी उसकी एक समरी बना के हम उसको इंटरप्रेट करेंगे एंड कम्युनिकेट करेंगे उसका जो भी फाइनल रिजल्ट है टू द यूजर्स। ऑलराइट, अब इसके लिए एक हमने छोटा सा एक्रोनिम बनाया है, बिकॉज दो इट्स अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, ऑफ कोर्स हमको कॉन्सेप्ट समझना है। इस चैप्टर से ओवरऑल आप देखो तो 2 3 4 मार्क्स का सवाल आ सकता है। आप उसको देखो, रेसीज, ठीक है। रेसी इज वन वेरी कॉमन टर्मिनोलॉजी दैट यू सी इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, मतलब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, हाँ, इसको हम एक छोटा एक शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं, रेसीज। आई हैव यूज्ड द सेम थिंग योर, रेसीज। तो टू अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग you have to remember, I'm sorry, you have to remember the acronym RACES, ठीक है।
Moving to what is the objectives and functions of accounting, and this is very similar to what we have understood in the previous concept. previous slide पे हमने देखा कि what is the definition of accounting, उसी से हमको मिल जाता है what are the objectives of accounting, what are the functions of it. ठीक है, now that you have understood कि हम accounting क्या है, हम उसको क्यों करते हैं, उसको करने के क्या क्या फायदे हैं. मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, क्या जब हम अकाउंट्स बनाते हैं, आर वी एबल टू मेंटेन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स? यस. ठीक है, वी आर वी एबल टू डिटर्मिन प्रॉफिट लॉस. मम्मी क्या बता पाई थी कि अच्छा ठीक है, सब्जी वाले ने मेरे को 150 रुपया की सब्जी दी, मैंने 100 रुपया बदले में दिए, 50 रुपया मेरा प्रॉफिट है. ऐसा करते करते मैंने महीने के एंड में 100 रुपया बचाया. इज दैट माई प्रॉफिट? यस, दैट इज माई प्रॉफिट. ठीक है, वो मेरा प्रॉफिट है. व्हाट इज माई फाइनेंशियल पोजीशन? हमारा फाइनेंशियल पोजीशन क्या है? फाइनेंशियल पोजीशन मतलब हमने इतना सामान खरीदा, हमारे पास कितना सामान बच रहा है, दैट इज आवर फाइनेंशियल पोजीशन. एट द एंड ऑफ द मंथ आर वी एबल टू डिटर्मिन कि हमारे पास 1000 रुपए में से अब हमारे पास घर में कितना राशन बचा. राइट, आर वी एबल टू फैसिलिटेट द मैनेजमेंट? क्या मम्मी पापा को ये बता सकती हैं कि हाँ ठीक है, तुमने देखो मेरे को 1000 रुपये दिए, उसमें से मैंने 100 रुपये बचा लिए, अगर तुम अगले महीने चाहते हो कि थोड़ा और खर्च हो, अगर तुम कुछ और सामान चाहते हो घर में लेकर आए, तो तुमको मुझे और पैसे देने होंगे. ठीक है, सो आर वी एबल टू फैसिलिटेट द मैनेजमेंट? यस. प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू इट्स यूजर्स. मम्मी ने पूरा इंफॉर्मेशन पापा को दिया. शी इज एबल टू प्रोवाइड द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू इट्स यूजर. यूजर इन दिस केस इज पापा. मेंटेनिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स. अब बहुत सारे कंट्रीज में उनकी लीगल रिक्वायरमेंट होती है दैट यू हैव टू मेंटेन योर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स. हमको अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को अलग अलग अथॉरिटीज पे जाके फाइल करनी पड़ती है. तो if we have to summarize in nutshell what are the objectives or functions of accounting, we say we maintain the accounting records. उस accounting records से हम या तो profit loss analyze करेंगे, we ascertain what's our financial position. ठीक है, हम मैनेजमेंट को बताएंगे, मैनेजमेंट को हेल्प करेगा इंफॉर्मेशन, हम उनको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन देंगे, दे आर द यूजर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन, और हमारा लीगल रिक्वायरमेंट भी कंप्लाई होती है. Okay, so when I say what are the advantages of accounting, इसका भी कई बार सवाल आ जाता है. Advantages of accounting is, now that you have understood the first concept, definition of accounting, it's very easy for you to say कि क्या advantage है, क्या उसके functions है, what are the objectives, what are we trying to achieve with accounting. Talking about the advantages of accounting, इट गिव्स अ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस. अब बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है, बिजनेस में कितना पैसा है, कितना नहीं है, कितना बिजनेस ने उधारी लिया हुआ है, कितना मम्मी को समोसे वाले को देना है अगर महीने के एंड में भी नहीं दिया है, क्या मम्मी के पास इतना पैसा है कि वो पूरा महीना घर चला सके. ये सारा इंफॉर्मेशन हमको मिलता है व्हेन वी डू द अकाउंटिंग, एंड दैट इज वन बिग एडवांटेज. It acts as an assistance to management. Management, कंपनी का जो बोर्ड है, जो कंपनी के लोग हैं, दे विल बी एबल टू मेक अ डिसीजन कि हमको कितना खर्चा करना चाहिए, हम उससे कैसा पैसा बचा रहे हैं, बिकॉज अल्टीमेटली बिजनेस इज फॉर प्रॉफिट. हर बिजनेस किया जाता है विद एन इंटेंशन ऑफ मेकिंग प्रॉफिट. कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं होता दैट यू से दैट ओके आई वांट टू इनकर लॉस. नो, बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव है इज टू गेन प्रॉफिट्स. जो हम अकाउंट्स इंफॉर्मेशन बनाते हैं, विद दैट वी शुड बी एबल टू एनालाइज कि क्या कंपनी की पोजीशन है, क्या कंपनी के पास इतना पैसा है कि वो और लोन ले सके, या वो लोन जो लिया है उसको रीपे कर सके. It replaces memory, of course. You don't have to remember all the transactions that you have done in the year, in the month. हमको ये रिकॉर्ड करने की, हमको लिखने की ज़रूरत नहीं, हमको किससे कितना पैसा लेना है या कितना पैसा देना है, हमको वो याद रखने की ज़रूरत नहीं. Everything is written, and that is the best thing to do. When you have to, you don't have to remember everything. Facilitates comparative study.
अब महीने दर महीने जब हम रिकॉर्ड बनाते हैं तो हमको एक ट्रेंड मिलता है अपने खुद का। हमको ये देखने मिलता है कि अच्छा ठीक है, मैंने महीने में अगर हम 1000 रुपये दे रहे हैं, हर महीने अगर मेरे को 100 ही रुपया बच रहा है, मतलब हम अपना, या 100 बच रहा है, कभी 50 बच रहा है, कभी 70 बच रहा है, देन वी नो दैट वी आर ऑन द राइट ट्रैक। एंड पापा को समझ आता है दैट पापा मम्मी को बराबर पैसा दे रहे हैं। अगर आप देखते हो कि हर महीने पापा मम्मी को 1000 रुपये दे रहे हैं, खर्चा 1200 हो रहा है, तो क्या पापा को एक ट्रेंड मिलता है, कभी 1100 हो रहा है, कभी 1200 हो रहा है, कभी 1400 हो रहा है। ठीक है, तो एक ट्रेंड मिलता है कि पैसा जितना मिल रहा है उससे ज्यादा खर्चा हो रहा है, तो या तो हम उसका खर्चा कम करें या फिर हम पैसे की इनफ्लो बढ़ाएं। ठीक है, इट हेल्प्स इन द कंपैरेटिव स्टडी। उसके अलावा ये तो सिर्फ हमारे घर की अपने अंदर बात है। ठीक है, उसके अलावा हम ये भी हो सकता है कि हम देखें कि अच्छा ठीक है, कई बार पापा की बात होती है, अपने दोस्तों से बात होती है कि घर में कितना खर्चा हो रहा है, आपस में बात करते हैं। हमारा महीने का खर्च कहें कि हमारे 4000 है, दूसरे लोग कह रहे हैं हमारे महीने का खर्च तो सिर्फ 3000 है, तो हम जाके देखते हैं अच्छा ऐसा वो क्या अच्छा कर रहे हैं, वो ऐसा क्या कर रहे हैं कि उनका पैसा बच रहा है। ठीक है, वी डू ए कंपैरेटिव स्टडी। अकाउंट्स एक्ट एज एन एविडेंस इन कोर्ट। अब जब हमको कोर्ट में जाना होता है, देन इट एक्ट्स एज अ प्रूफ। हमारे को कुछ भी अगर कोर्ट में हमको जस्टिफाई करना है, देन हमारे जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है दैट कैन बी यूज्ड एज एन एविडेंस। Now, when we want to discuss of the limitations of accounting, of course with anything that we have an advantage, there will be limitations as well. उसके कुछ ऐसी चीजें हैं जो accounts fulfill नहीं कर सकता. Information that is provided is not fully exact. मतलब जरूरी नहीं है कि हर इंफॉर्मेशन उसमें जाए। अकाउंट्स में हमने क्या बात किया, सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, पैसे से रिलेटेड इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन जाती है। अगर कुछ भी ऐसा ट्रांजैक्शन हो रहा है विच इज आउटसाइड ऑफ द मॉनेटरी एस्पेक्ट, जैसे बगल में चिंटू जाके जब सुनीता आंटी से चाय पत्ती लेकर आया, क्या उसको मम्मी ने रिकॉर्ड किया? नहीं किया। क्यों नहीं किया? दैट इज ऑन क्रेडिटेबिलिटी बेसिस। वो क्रेडिबिलिटी बेसिस पे जा रहा है, उसका पैसों से लेना देना नहीं है, इसलिए हम उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। वैसे ही ऐसे बहुत सारे चीज़ें होती हैं, बहुत सारे ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं। मान लो आपके कंपनी में एक नया एम्प्लॉय आया, एम्प्लॉय बहुत अच्छा है, उसने कंपनी को अलग ऊंचाइयों पे पहुंचा दिया, पर क्या आप उसकी अकाउंटिंग करोगे? नहीं करोगे। सो दैट रिमेन्स वन ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इज अनरियलिस्टिक। अनरियलिस्टिक मतलब कैसे? कभी कभी जो इंफॉर्मेशन हम देते हैं, हम उसमें थोड़ा सा अपना एस्टिमेशन लगा लेते हैं। या फिर आप मान लो आज हमने एक कोई लैंड खरीदी, ठीक है, मैंने 10 लाख की कोई ज़मीन खरीदी। आज से 10 साल बाद लैंड की वैल्यू क्या 10 लाख ही रहेगी? नहीं, उसकी वैल्यू बढ़ के हो जाएगी 14 लाख, 15 लाख, 16 लाख। ठीक है, पर हम क्योंकि अकाउंट्स में हिस्टोरिक वैल्यू पे जितना पैसा हमारा गया उतने पे हम अपने अकाउंट्स, अपने बुक्स, अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं। दैट्स व्हाई इट डज नॉट गिव अस द एग्जैक्ट पिक्चर। वो हमको ये नहीं बताता कि आज लैंड की वैल्यू 16 लाख है, वो बताता है कि लैंड हमारे पास 10 लाख की ही है। ओके, कमिंग टू द थर्ड लिमिटेशन, इट इज कॉल्ड विंडो ड्रेसिंग। अब ये एक काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। व्हेन यू गो इनटू योर प्रैक्टिकल लाइफ यू विल हियर दिस वेरी ऑफन। विंडो ड्रेसिंग मतलब दिखावे के लिए, सीधे शब्दों में दिखावा कर रहे हैं। कंपनी के पास मान लो 100 ही रुपया है, मम्मी के पास 100 ही रुपया है, ठीक है, पर मम्मी ने ऐसा दिखावा किया, मम्मी ने अपने मान लो रिकॉर्ड में मम्मी ने ऐसा दिखाया कि उनके पास बहुत पैसा है, उनके पास मान लो 300 रुपया बच गया। पापा बोलेंगे तुम इतना ज़्यादा खर्चा करती हो, तो मम्मी ने उसमें से 200 रुपये दिखाए ही नहीं जो मम्मी ने अपने जेब से खर्च कर दिए। मम्मी ने क्या बोला? नहीं, मेरे पास 300 रुपया बचा, महीने के एंड में मेरे पास, मैंने 700 ही रुपया खर्चा किया। दिस फैब्रिकेशन इज कॉल्ड विंडो ड्रेसिंग।
Okay, so our limitations of accounting is accounting information is not fully exact. It gives some unrealistic information and window dressing, of course. ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, अकाउंटिंग के बहुत सारे ब्रांचेस हैं, या फिर हम बोले 3 मेजर ब्रांचेस हैं. फर्स्ट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो हम अभी पिछले कुछ 15-20 मिनट से सुन रहे थे, दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग. फाइनेंशियल मतलब पैसे से जुड़ी अकाउंटिंग. व्हाट फाइनेंशियल अकाउंटिंग डज इज इट रिकॉर्ड्स फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन. फाइनेंशियल पैसे से जुड़े ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड रिपोर्टिंग. हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम जब भी बोलते हैं उसका मतलब है प्रॉफिट लॉस अकाउंट. वील अंडरस्टैंड मोर इन डिटेल व्हाट दोज अकाउंट्स आर, या इस सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या जाता है. बट बिकॉज यू विल बी हियरिंग दिस टर्म मोर ऑफन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आता है हमारा प्रॉफिट लॉस अकाउंट, हमारा आता है बैलेंस शीट एंड अ कैश फ्लो स्टेटमेंट. ठीक है, तो हम अकाउंट्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हैं टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस फॉर प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड रिपोर्टिंग. उसके बाद हमने स्टेटमेंट्स बना लिए, अब क्या करें, रखें? नहीं, अनलेस वी रिपोर्ट दैट टू वेरियस यूजर्स. जब तक हम लोगों को जाके कम्युनिकेट नहीं करते हैं कि हमारा क्या हमारा पूरे महीने का या साल का लेखा जोखा है, देयर इज एब्सोल्युटली नो use of the accounting that we are doing. So the first branch of accounting that we discussed is financial accounting. The next branch of accounting is cost accounting. Cost accounting मतलब as the name suggests कॉस्ट की अकाउंटिंग करता है, कॉस्ट के बारे में लिखता है, कॉस्ट का रिकॉर्ड बनाता है, असर्टन करता है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स. मान लो हमारा कोई बिजनेस है, से अ बेकरी बिजनेस, ठीक है. अब उस बेकरी बिजनेस में हम जब केक बेचने जा रहे हैं, मान लो हमारे आधा किलो का केक हम बाजार में बेचते हैं 500 रुपया का. 500 रुपया हमने वो कॉस्ट कैसे लगाई, हमने कैसे बोला कि हम 500 का केक बेचेंगे. हमने कहा कि अच्छा ठीक है, हमारा जो भी रॉ मटेरियल होता है, हमें मैदा लगता है, शक्कर लगती है, हमें बटर लगता है, आइसिंग शुगर लगती है, हमारी क्रीम लगती है, इन सारी चीज़ों की हमारा जो खर्चा है, हमारा जो भी लेबर का खर्चा है, सब मिला के हमारा खर्चा पड़ता है 250 रुपया का. ठीक है, उस 250 रुपये में मैंने अपना 100 रुपया जोड़ दिया, हमारा जो भी प्रॉफिट है. उसके अलावा हमारे पास, मैं वैसे तो, या सॉरी, 250 का अगर हमारा खर्चा है, मैंने 250 रुपया और प्रॉफिट जोड़ दिया. मैंने कहा मैं 500 रुपये में केक बेचूंगा. ठीक है, इस कॉस्ट को असर्टन करना इट्स नॉट सिंपल. ठीक है, हम बल्क में सामान खरीदते हैं, हम बल्क में मैदा खरीद रहे हैं, बल्क में हम शुगर खरीद रहे हैं, बटर खरीद रहे हैं, हमारे पास बड़ा बिजनेस है. हमको कैसे पता लगेगा कि एक छोटा सा केक बनाने के लिए हमको कितना सामान लग रहा है, उसकी एक केक की कॉस्ट कितनी पड़ रही है. That is a role of a cost accountant, and this branch of accounting is called cost accounting. ऑब्जेक्टिव ऑफ कोर्स इज टू रिड्यूस द कॉस्ट एंड कंट्रोलिंग कॉस्ट, क्योंकि हमने पहले बात की, किसी भी बिजनेस का मोटिव है इज टू अर्न प्रॉफिट्स, इज टू अर्न मैक्सिमम गेन्स. हम ज्यादा से ज्यादा कमाना चाहते हैं, कोई भी बिजनेस लॉस नहीं उठाना चाहता है, राइट. सो ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज टू रिड्यूस एंड कंट्रोल कॉस्ट. Third branch of accounting that we want to talk about is management accounting. Management accounting is generating accounting information. बेस रहा हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बेस रहा हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग, रिलेटेड टू फंड्स, कॉस्ट, प्रॉफिट्स एक्सेट्रा. जो भी हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, जो भी हमारे को कवर करता है, दिस इज अ समेशन ऑफ दैट. बट ऑब्जेक्टिव क्या है? एनेबल्ड मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग. क्या मैनेजमेंट को फाइनेंशियल अकाउंटिंग से जुड़ी इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी टू मेक डिसीजंस? यस. इज मैनेजमेंट इंटरेस्टेड इन नोइंग व्हाट इज माय कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट? यस. इन सबको, मैनेजमेंट को एक व्यू, एक कंसाइज व्यू जो प्रेजेंट करता है, दैट इज द रोल ऑफ अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, एंड दैट इज द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच इज कॉल्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग.
हमारा कितना बजट था, उसके अगेंस्ट हमको कितना एक्चुअल रहा, हमारे को हमने ज़्यादा पैसा खर्चा किया, हमने कम पैसा खर्चा किया, ज़्यादा किया तो क्यों किया, किस फील्ड में, किस एरिया में हमने ज़्यादा खर्चा कर दिया. All that is a responsibility of management accounting. All right. So now you have understood what is the branches of accounting. There are three branches of accounting: financial, cost, and management accounting. Moving to the next topic: bookkeeping, accounting, and accountancy. अब ये टर्म्स आप आज से लेके थ्रू आउट योर करियर बहुत बार सुनोगे. यू विल कीप हियरिंग व्हाट इज बुक कीपिंग, व्हाट इज अकाउंटिंग, या फिर कहीं कहीं जॉब मिलती है बुक कीपर की जॉब, अकाउंटेंट की जॉब, अकाउंटेंसी क्या होता है, राइट? तो इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट बुक कीपिंग इज, इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स. ठीक है, की हियर इज रिकॉर्डिंग. bookkeeping में key is recording financial transactions and events. When we say what recording financial transaction and event is, उसमें क्या क्या आता है? Identify करना, measure करना, record and classify करना. ठीक है, हमने transactions को identify किया. If this is a financial transaction, yes. हमको क्या इसको record करना है? Yes. मेजर करना, एट व्हाट वैल्यू शुड वी बी रिकॉर्डिंग दिस ट्रांजैक्शन, उसको मेजर करना, हमको कितना पैसे पे हमको अपने बुक्स में दिखाना है. अब जब हमने डिसाइड कर लिया दैट दिस इज अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन दैट नीड्स टू गो इनटू द बुक्स, इसको हमने मेजर कर लिया एट व्हाट वैल्यू शुड इट बी रिकॉर्डेड, देन वी गो एंड डू द एक्चुअल बुकिंग, वी रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन. वी क्लासीफाई इट. क्लासीफाई करना मतलब हम उसको बांट देते हैं इनटू इंडिविजुअल ग्रुप्स. उसको जब हम क्लासीफाई करते हैं इन सारे रोल्स को, दीज आर द रोल्स ऑफ अ बुक कीपर एंड दिस इज कॉल्ड बुक कीपिंग. बुक कीपिंग और अकाउंटिंग जो है ये बहुत बार इंटरचेंजेबली हम यूज कर लेते हैं. ठीक है, बट अकाउंटिंग स्टार्ट्स व्हेन बुक कीपिंग एंड्स. अकाउंटिंग उस समय चालू होती है जब बुक कीपिंग खत्म हो जाती है. अब हमने आइडेंटिफाई कर लिया, हमने ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर लिया, हमने उसको क्लासीफाई कर लिया. नाउ व्हाट डू वी डू नेक्स्ट? वी हैव टू समराइज द इंफॉर्मेशन. हमको इंफॉर्मेशन इतना सारा है, एक पन्ना भर की इंफॉर्मेशन है, पर उस इंफॉर्मेशन का हम क्या करें? Unless we know how much we have spent on sabji, how much we have spent on newspapers, हमने दूध वाले को कितना दिया है, it does not give us the right information, it does not give us any value. Summarize करना is the role of an accountant and that is what is called accounting. उसको हम इंटरप्रेट करेंगे, हम उसको कम्युनिकेट करेंगे, लोगों तक बताएंगे. पापा को मम्मी जब बताएंगे कि सुनो तुम सोचते थे कि हमको सब्जी पे 150 रुपया महीना में खर्च हो रहा है, पर असल में मैं देख रही हूँ हर महीने कम से कम 200 रुपया खर्च हो रहा है. तो मम्मी ने क्या किया? मम्मी ने समराइज किया सब्जी का खर्चा, मम्मी ने इंटरप्रेट किया. इंटरप्रेट किया क्या मतलब? हमारा खर्चा ज़्यादा हो रहा है और उसको मम्मी ने प्रेजेंट किया, उसको मम्मी ने कम्युनिकेट किया. That is called accounting. Third point is accountancy. अब जो भी हम accounting करते हैं, it's actually the act. Accountancy is the entire knowledge. The accountancy जो subject हम पढ़ रहे हैं, that is accountancy. But what we actually do is accounting. Okay, so we are clear with the three important topics: what bookkeeping is, what accounting is, and what accountancy is. What are the qualitative characteristics of accounting? ठीक है, अब जब हम accounts बना रहे हैं, when we are doing a bookkeeping, when we are doing a summary and analysis, what are the key factors, what are the key things that we should be keeping in mind so that हमारा जो accounts है, they come of the best quality. They should be reliable. Reliable मतलब क्या हमारा जो information है, that information that we are providing, the accounting that we are doing, we should be able to rely on that information. वो information ऐसा होगा कि अच्छा ठीक है, इस बंदे ने बनाया है ये information मतलब सही है.
ठीक है, ये इंफॉर्मेशन रिलायबल है, इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है, वी हैव प्रोवाइडेड द इंफॉर्मेशन बेस्ट टू आवर नॉलेज। रेलेवेंस, इंफॉर्मेशन शुड बी रेलेवेंट टू अकाउंटिंग, ठीक है, वी शुड बी एबल टू मेक डिसीशंस ऑफ द इंफॉर्मेशन। हम इतनी पूरी टीम बिठाते हैं, देयर इज अ टीम ऑफ अकाउंटेंट्स दैट सिट इन एवरी कंपनी, ओके, एंड दे गेट पेड लाइक they get some really good handsome money, क्या क्यों? So that the information provided is relevant, information जो भी हम देना चाहते हैं थ्रू दी अकाउंटिंग। जैसे हम अगर हम कहीं पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं किसी कंपनी में, तो हम देखते हैं उसकी प्रॉफिट लॉस क्या है, उसका बैलेंस शीट क्या है, हमारे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम देखते हैं टू अंडरस्टैंड वेदर दैट इंफॉर्मेशन दैट इज प्रोवाइडेड इज रिलायबल टू अस, इट्स रेलिवेंट, हमको जरूरत है उस इंफॉर्मेशन की। ओके, अंडरस्टैंडेबिलिटी, वी शुड बी एबल टू वेरी क्लियरली अंडरस्टैंड, हमारा जो समरी है, हमारा जो इंटरप्रिटेशन है, इट शुड बी सच दैट वी आर एबल टू मेक डिसीजंस। कंपेरेबिलिटी, इंफॉर्मेशन जो रहता है एक से दूसरे महीने पे हम कंपेयर करते रहना चाहिए, वी शुड बी एबल टू कंपेयर, ठीक है, इंफॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए। अब आप बोलोगे कि अच्छा ठीक है, हर महीने हम एक ही दुकान से सब्जी खरीदते हैं, वी शुड बी एबल टू कंपेयर दैट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, हमको पता लगता है ठीक है हम सब्जी खरीद रहे हैं एक ही दुकान से। अब एकदम से आप अगर लोकल मार्केट की जगह आप जाके सब्जी खरीदने लगो सुपर मार्केट से, वहां तो सब्जी महंगी होगी ऑफ कोर्स, एंड देन व्हेन यू वांट टू कंपेयर द टू इन्फॉर्मेशन, क्या वो सही होगा? नहीं, क्योंकि आप दूसरी जगह से सब्जी खरीद रहे हो, पहले ही उसका प्राइस ज्यादा है, इट्स नॉट अ कंपेरेबल इंफॉर्मेशन। Okay, so to understand the qualitative characteristics of accounting, another acronym that I have come up with is CURRY. So comparability, understandability, relevance and reliability. Why की जरूरत नहीं है, but because I wanted to create an acronym that gets very handy for you, it's CURRY, 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 CURRY. Okay, हु आर द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अब हम लोगों ने इतनी बात करी दैट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन शुड बी प्रोवाइडेड टू द यूजर्स, मैनेजमेंट शुड बी एबल टू मेक द डिसीजन, पीपल शुड बी एबल टू समराइज एंड इंटरप्रेट द इंफॉर्मेशन, बट हु दीज पीपल आर, कौन यूज करेगा इस इंफॉर्मेशन को? इस यूजर्स, इन जो यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, इनको हमने दो हिस्सों में बांट दिया है, वन इज द इंटरनल यूजर, अदर आर द एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स आर ओनर्स, इंटरनल यूजर्स आर द मैनेजमेंट। मतलब कौन? ये वो यूजर्स हैं जिनका बिजनेस में डायरेक्ट स्टेक है। When you are in a business, you want to know कि आपका बिजनेस प्रॉफिट कमा रहा है या आपको नुकसान देके जा रहा है, आज आपके पास कितना पैसा बचा है, आज आपके पास कितना स्टॉक बचा है, आपने जिस भी पैसे चीज़ों में इन्वेस्ट किया है, आपने अगर ज़मीन में इन्वेस्ट किया है तो उसकी आज की वैल्यू क्या है। ओके, दीज आर द इंटरनल यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, हम इन यूजर्स को ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। द अदर यूजर्स आर द एक्सटर्नल यूजर्स। एक्सटर्नल यूजर्स कौन है? एम्प्लॉयज। अब जो एम्प्लॉयज हैं उनको हर साल बोनस मिलना है, ठीक है, नाउ दे वांट टू अंडरस्टैंड कंपनी कुछ ढंग से काम कर रही है कि नहीं, उनको क्या अपनी सैलरी टाइम पे मिलेगी, उनको कैसा बोनस मिलेगा। बैंक के पास जाते हैं हम, हमको लोन चाहिए होता है, बैंक हमसे बोलती है अच्छा पिछले 3 सालों के अपने बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट ले आओ। क्यों? क्योंकि बैंक चेक करती है क्या आपके पास इतना रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी है कि नहीं, क्या आपके पास आपका बिजनेस इतना काम कर रहा है कि आप जो पैसा मेरे से ले रहे हो वो मेरे को वापस दे पाओ, ठीक है। दोज आर द एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। इन्वेस्टर्स, हमको पैसा लगाना है कंपनी में, व्हेन वी वांट टू इन्वेस्ट इन अ कंपनी, वी वांट टू सी इफ द कंपनी इज परफॉर्मिंग वेल एंड विल बी परफॉर्मिंग वेल। क्या कंपनी डूब जाएगी? अगर कंपनी डूब जाएगी तो क्या कोई इन्वेस्टर उसमें पैसा लगाएगा? नहीं। सो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को इंटरनल यूजर्स भी यूज करते हैं एंड द एक्सटर्नल यूजर्स एज वेल।
systems of accounting, there are basically two ways the accounting is done. One is the double entry system and one is the single entry system. डबल एंट्री सिस्टम जो होता है, इन डबल एंट्री सिस्टम वी रिकॉर्ड both aspects of transaction. इसको double entry single entry system we learn in more detail, we understand in more detail, we'll understand how that works, but because this is one of the topic in the chapter introduction to accounting, I want to just touch base on this. Okay, तो डबल एंट्री सिस्टम कहता है वी रिकॉर्ड बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शंस, डेबिट एंड क्रेडिट. ठीक है, डेबिट क्रेडिट ये अभी आप बस सुन लो, ये दो टर्म्स आपके पूरे अकाउंटिंग में थ्रू आउट अकाउंटेंसी वी विल बी टॉकिंग ओनली डेबिट्स एंड क्रेडिट्स. ठीक है, बट फॉर नाउ अंडरस्टैंड डबल एंट्री सिस्टम रिकॉर्ड्स बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन. डेबिट भी रिकॉर्ड करेगा, क्रेडिट भी रिकॉर्ड करेगा, विच डज नॉट हैपन इन द सिंगल एंट्री सिस्टम. नाम से समझ में आता है, सिंगल एंट्री एक साइड की एंट्री, एक साइड का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है. डबल एंट्री दोनों साइड का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है. मतलब हमको अगर समोसे वाले भैया से हमको पैसा देना है, हमको बदले में हमको अपने जो हमने पहले देनदारी लिखी थी हमको वो देनदारी कम करनी होगी, है ना. मम्मी अगर यहाँ से समोसे वाले भैया का नाम हटाएगी तभी तो मम्मी 100 रुपये उसको देगी, वरना ऐसा तो नहीं होगा कि मम्मी यहाँ पे कैश भी दे दे और समोसे वाले भैया की देनदारी भी दिखाए, नहीं होगा ना. तो इसीलिए हमको ये दोनों साइड का जो हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं दैट इज कॉल्ड अ डबल एंट्री सिस्टम. व्हेन वी डू दैट इट मेंटेन्स अ कंप्लीट रिकॉर्ड. ठीक है, हमको पूरा पता होता है कि हमने कितना हमारी देनदारी जा रही है, कितना हमको देना है, कितना हमने दे दिया, पूरा इंफॉर्मेशन हमको मिलता है ना डबल एंट्री सिस्टम. इट इज वेरी सिस्टमैटिक एंड गैप बेस्ड. गैप इज एक्चुअली जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग पॉलिसीज. उसके बारे में हम थोड़ा और समझेंगे बिकॉज दिस इज अ वेरी वाइडली यूज टर्म इन अकाउंटिंग. अकाउंट्स का बेस बनाता है द गैप. When we prepare the financial statements, it is based on some gap. US gap, in international financial statement जो होते हैं IFRS, इंफॉर्मेशन इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, किसी ना किसी गैप के बेसिस पे हम इंफॉर्मेशन बनाते हैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड दैट इज द डबल एंट्री सिस्टम. ओके, सिंगल एंट्री सिस्टम, it is from incomplete records and only personal accounts and cash books are maintained. ठीक है, अगर मम्मी वहां पर सब्जी वाले का अपना अलग अकाउंट ना बनाए, मम्मी सिर्फ कैश बुक मेंटेन करें और बोले कि जब पैसा मेरी जेब से जाएगा मैं सिर्फ तब उसकी एंट्री करूंगी, मम्मी ये ना लिखें कि मेरे को समोसे वाले को 100 रुपये देने हैं, पर वो सिर्फ तब लिखें जब उनको 100 रुपये हाथ से गए. जब नीचे समोसे वाले भैया ने बोला आंटी पैसे, जब मम्मी ने पैसे दिए तब मम्मी ने ऊपर आके 100 रुपये की एंट्री करी. दैट इज अ सिंगल एंट्री सिस्टम. Okay, we understand now कि systems of accounting could be double entry and single entry both. Single entry system we will understand in more detail and of course the entire accounting is based on the double entry concept. ठीक है, हर कंपनी में हर कोई भी छोटे से छोटा बिजनेस या बड़े से बड़ा बिजनेस जो होता है दैट इज बेस्ड ऑन द डबल एंट्री सिस्टम. सिंगल एंट्री इज नॉट सो रिलायबल and is not the most accepted use of accounting. That brings us to the end of this class. Thank you very much. आपको अगर कुछ भी doubt होता है about this entire topic that we have covered, our introduction to accounting, if you feel that you have some questions, put them in the comment box. आपको लगता है that maybe some concepts they were not covered by me, do let me know in the comment section. We can do it as a live streaming, we can do a separate video altogether. Thank you very much. Bye.